नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 8-10 दिन के अंदर ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट आने वाली है और अक्टूबर माह में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इसी के चलते हमने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेंटिंग पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपके नए सिलेबस के आधार पर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र की एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं इससे पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका जो 11th क्लास पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो मिड टर्म में आएगा वो है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके बुक में आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिनको हम MCQ क्वेश्चन बोलते हैं वो आएंगे। बेटा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं, आपने शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा सबसे पहले आप शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आपके मॉडल टेस्ट पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपके रिजल्ट के बारे में अपडेट और क्लास में जो कंटेंट आपका पेंटिंग का आने वाला है यानी कि पेंटिंग का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी जानकारी चैप्टर वाइज यहाँ पर मिलेगी। तो बेटा, आपका जो पहला प्रश्न है वो है आर्चिबाल्ड कार्लाइल कौन थे? तो क्या वो कलाकार थे, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार या कवि? तो बेटा इसका सही आंसर होगा कि आर्चिबाल्ड कार्लाइल पुरातत्ववेत्ता थे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो लिखुंदरियार, कुपगुल्लू, हड़प्पा और भीमबेटका। तो लिखुंदरियार बेटा आपने उत्तर प्रदेश में, कुपगुल्लू पढ़ा है, भीमबेटका आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा है। हड़प्पा एक अलग सभ्यता है जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र से बिलोंग नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता के द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका की खोज बेटा किसने की थी? पहला ऑप्शन है VS वाकणकर, दूसरा कॉकबर्न, एंडरसन और मित्रण घोष। तो इसकी खोज की थी VS वाकणकर ने 1972 में। सेकंड, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भीमबेटका के शैल चित्रों को किस आधार पर कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो शैली के आधार पर, तकनीक के आधार पर या श्रम अवधि के आधार पर? तो चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें सभी। भीमबेटका के जो चित्र हैं वो शैली के आधार पर भी उनको अलग किया गया है, तकनीक के आधार पर भी, समय के अनुसार भी। तो इसके अंदर हम जाएंगे ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कौन सा समूह हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु शामिल किया गया है? तो बड़े आकार के रेखीय पशु, घुड़सवार, शिकारी, जादूगर का नृत्य, मानव क्रियान्वित लड़कियां। बेटा तो आपके जो बुक में है 2 ही चित्र हैं, जादूगर का नृत्य उनमें से एक है। अब आ जाते हैं आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तराखंड के राज्यों में ये प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मिले हैं। और कहाँ पर मिले हैं? शिलाओं की दीवार पर। शिला यानी प्राकृतिक निर्मित जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं की दीवारों पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मानव ने बनाए हैं, उस समय के मानव ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रकला के लिए किस प्रकार रंग तैयार किए जाते हैं? तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक मानव ने 3 रंगों को प्रयोग में लाया है, सफ़ेद, लाल और काला। कहीं कहीं तुम्हारी बुक में क्या नाम है, हरा या नीला रंग दिया गया है, तो पीला रंग भी दिया गया है। तो इन रंगों का प्रयोग प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने नहीं किया है। इन रंगों की विभिन्न शैली, खनिजों व वनस्पतियों से इन रंगों को विभिन्न शैल यानी पत्थरों से, खनिजों से और वनस्पतियों से बनाया जाता था। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से।
गेरू जो है उसका प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता था, सफ़ेद रंग चूना पत्थर से प्रयोग में लिया जाता था। और रंगों को पक्का और चमकदार बनाने के लिए लोग क्या करते थे कि जानवरों की चर्बी और वनस्पतियों से, पेड़ से जो वो सफ़ेद सा दूध निकलता है ना, चिपचिपा गोंद जैसा, उसके साथ मिश्रित कर देते थे और इन पदार्थों का लेप कई बार चित्रों के ऊपर कर देते थे, जिससे कि लंबे समय तक वो जो रंग है वो टिक सके, जलवायु का जो प्रभाव है वो उन पर इतना जल्दी ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, चित्रों के ऊपर रंगों का लेप कैसे लगाया जाता था? तो चित्रों के ऊपर रंगों का लेप लगाने के लिए कलाकार पहले रंगों को पक्का व चमकदार बनाता था, जो कि आपको पता है कि जानवरों की चर्बी और वनस्पतियों से जो दूध और गोंद मिलता था उसको वो मिला लेता था रंगों में। और फिर पौधों से प्राप्त रेशों से वह पशुओं से प्राप्त बालों से ब्रश का निर्माण करता था। पशुओं के शरीर पर बाल रहते हैं, अधिकतर पूंछ पर रहते हैं, तो वो उन बालों को ले लेता था और उनको किसी पेड़ की टहनी के साथ जोड़ लेता था, ब्रश का निर्माण कर लेता था और इस ब्रश की मदद से वो क्या करता था, चित्रों में रंग कर लेता था। इससे पहले क्या करता था, वो सिंपल एक टहनी तोड़ लेता था, उस टहनी को एक मोटे पत्थर की मदद से आगे से कूट लेता था, जिससे वो आगे से थोड़ी फैल जाती थी। तो शुरुआत में मानव ने इस तरह से रंग भरा था। बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिला चित्र जादूगर का नृत्य भीमबेटका के संयोजनात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जादूगर का नृत्य जो चित्र मिला है, जो भीमबेटका से मिला है, उसका संयोजनात्मक पहलू आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इस तरह से बड़े बड़े शब्दों को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ विवेचन कर देना है उस चित्र का। तो भीमबेटका से जो जादूगर का नृत्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो उसका जो संयोजन है, संयोजन मतलब कि कंपोजिशन को हम किस तरह से बांधें, कंपोजिशन को संयोजन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम किस तरह से रखें कि वो चित्र भागता हुआ नजर ना आए। जैसे हम कोई चित्र बना रहे हैं, शीट पर बना रहे हैं, तो उसको हमने एक साइड बना दिया, एक बड़ा सा गोला एक बड़ी शीट पर एक साइड बना दिया, दूसरी साइड चिड़िया उड़ा दी, तो क्या वो ऐसा लगेगा कि वो चिड़िया का वजन हल्का है और वो जो गोला है वो काफ़ी भारी है, तो ऐसा लगेगा चित्र हमारा गिर रहा है जिधर भारी वजन होगा, गोले की तरफ जहाँ भारी वजन होगा। तो संयोजन करना पड़ता है। एक तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बराबर वेट से हमें बनाने पड़ते हैं, जिससे कि कलाकार को हल्का भारी अनुभव ना हो। रंगों के प्रकार, रंगों से भी हम संयोजन करते हैं चित्र का, कई तरीके से हम चित्र में संयोजन ला सकते हैं। तो यही संयोजन जो है वो जो भीमबेटका में जो चित्र मिला है जादूगर का नृत्य, उस चित्र में भी कलाकार ने किया था। इस चित्र में एक मृत प्राय जीव को तड़पते हुए दिखाया गया है, मतलब एक जीव है जो कि पूरी तरह से नहीं मरा है लेकिन मरने वाला है। एक जादूगर को बड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, वाद्य यंत्र यानी कि संगीत का कोई यंत्र। पास ही कुछ लोग कतारबद्ध एक दूसरे का हाथ, कतार मतलब लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्यरत मुद्रा में खड़े हैं, उनको कलाकार ने नृत्यरत मुद्रा में चित्रित किया है। कुछ लोग बैठ करके इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। सभी आकृतियों को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कला के विभिन्न पहलुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो बेटा प्रागैतिहासिक यानी ऐतिहासिक समय से पूर्व, और ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलता है, उसको हम ऐतिहासिक बोलते हैं। और प्रागैतिहासिक में तो मतलब मानव को कुछ लिखना नहीं आता था, बोलना ही नहीं आता था, तो लिखता कैसे, कोई लिपि नहीं थी। तो ऐतिहासिक काल से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक काल। अब इसका आंसर देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने जो कुछ भी चित्रित किया उसका कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, जबकि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा किए गए कला कार्य का
लिखित विवरण प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने अपने विचारों एवं संवेगों, संवेग मतलब उसके मन के भाव, संवेगों को चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन मानव की कोई भाषा नहीं थी, वह किसी लिपि के विषय में जानकारी नहीं रखता था, एक दूसरे से बात करने का माध्यम सिर्फ चित्र थे। ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपने मनोरंजन हेतु चित्रांकन करता था। कब? ऐतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में उसकी मजबूरी थी चित्र बनाना, उसके माध्यम से ही वो एक दूसरों से बात कर पाते थे। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 4 प्रागैतिहासिक कालीन चित्र, शैल चित्र, उसका सॉल्यूशन। आशा करती हूँ बेटा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बेटा इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।